हम्म। तो देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D। पहले हमने पढ़ लिया अब तक मोशन इन वन डायमेंशन, ये हमें मालूम था। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D। पहले वन डायमेंशन में लिमिटेड थे, अब दो डायमेंशंस में चल देंगे इसको। देखो कि वी विल बी रिक्वायरिंग टू डायमेंशंस, यानी दो एक्सिस की हमें रिक्वायरमेंट होगी टू डिफाइन अ मोशन। अगर ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें दो डायरेक्शंस रिक्वायर्ड हो, तो हम उसको बोल देते हैं लूज टर्म्स में कि यार वी आर टॉकिंग इन टू डायमेंशन या मोशन इन 2D। इसी का एक दूसरा नाम है, क्या नाम है, प्लेनर मोशन, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन बनता है किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस से, यानी किन्हीं दो इंडिपेंडेंट एक्सिस से। दो एक्सिस है आपस में, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये दो एक्सिस मिलने के बाद बनाती है एक प्लेन को। और उसी प्लेन के अंदर अंदर अगर मोशन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन, या प्लेनर मोशन, या फिर मोशन इन अ 2D, मोशन इन 2D। तो टू डायमेंशन में मोशन होगा, उसको 2D मोशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे प्लेनर मोशन। अब देखो, आपको एक गेम चल रहा है इस स्लाइड पे कि दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बॉल फेंक रहा है, दूसरा दूसरे साइड से किक कर रहा है उसको। इसको अगर हमें डिफाइन करना हो इस बॉल की पोजीशन को, तो हम लोगों को दो एक्सिस जरूरी होंगी। एक तो ये वाली, जिसको एक्स बोल दूं, ओरिजेंटल एक्सिस। दूसरी एक्सिस ये वाली, वर्टिकल, क्योंकि ये बॉल ग्राउंड से ऊपर भी उठ रही है, तो ये कुछ हाइट भी गेन कर रही है ना ये बॉल। तो दूसरी एक्सिस आपको मिल गई जो वर्टिकल है, उसको बोल देंगे वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट हुई इस तरीके के मोशन को डिफाइन करने के लिए। और ये एक प्लेनर मोशन है, क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कलर का आप देखो, मैं शेड कर रहा हूँ एरिया, ये एक प्लेन है, यानी यहाँ पे दो एक्सिस से, दो परपेंडिकुलर एक्सिस से बन मिलके बनने वाला एक प्लेनर एरिया है, और उसी प्लेन के अंदर ये सारा का सारा मोशन चल रहा है। तो टू डिफाइन सच अ मोशन आई नीड एटलीस्ट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, या परपेंडिकुलर को दूसरे टर्म में, वेक्टर अलजेब्रा के टर्म में बोलते हैं कि टू म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट। एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी तो वाई की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, है ना? तो ऐसी हमारे पास एक्सिस है, एक्स और वाई एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका एक्स का प्रोजेक्शन वाई पे जीरो है, वाई का प्रोजेक्शन एक्स पे जीरो है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो, इस पाथ को मैं डिफाइन करने जाऊं कि जो रिटर्निंग पाथ है इस बॉल का, कुछ इस तरीके का है रिटर्निंग पाथ। यहां से आएगी कुछ ऐसे। ठीक है। अब इस पाथ के अंदर हम लोग क्या लेंगे, मल्टीपल अगर पॉइंट्स ले लूं मैं, एक पॉइंट ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा मान लो ये ले लेता हूँ, चौथा ये ले लेता हूँ। हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। मान लो एक्स के अलोंग 1 2 3 4 ऐसे है, 1 2 3 4। यहाँ पे है 1 2 3 4। तो मैं डिफाइन करूंगा, पहला पॉइंट मैं देखता हूँ ये, इस पॉइंट पे मैं बोलता हूँ कि वाई की, एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, तो वाई की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 2 1 पॉइंट हो गया। दूसरा है 3 2 बोल दो, चौथा हो गया 4 1। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आई रिक्वायर एटलीस्ट टू कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे दिस इज 2D मोशन। अब इस 2D मोशन के अंदर हम एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका शेप जो होगा वो पैराबोला होगा, बस एक ये शब्द है, याद रख लो, पैराबोला क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। ये हम डिफाइन करेंगे जब आएगा, अभी नहीं आएगा इतना इफेक्टिवली, तो इसको अभी ये याद रखो कि पैराबोलिक मोशन है। और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक सबसेट है 2D मोशन का। 2D मोशन का एक सबसेट है, यानी कि 2D जितने भी मोशन होंगे या प्लेनर जितने भी मोशन होंगे, उसमें से एक तरीके का मोशन होगा जिसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब करेक्ट। ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन होता है, देखो ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये बॉल को किक करेगा, बॉल पे लात मारेगा, ये बॉल उड़ेगी उसकी वजह से। तो मैं बोलता हूँ ये बॉल उड़ेगी ऐसे, कुछ हाइट पे जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। कहाँ से? ये बोल दिया मैंने ग्राउंड लेवल है, ये है ग्राउंड। इस ग्राउंड लेवल से बॉल उठेगी, कुछ हाइट को गेन करेगी, इसको एच बोल देता हूँ, और फिर आके वापस यहाँ आ जाएगी दूसरे पॉइंट, ग्राउंड पे ही। तो अब देखो, ये जब बच्चा जब इसको किक करेगा, उसके बाद ये बॉल किसी थीटा एंगल पे उड़ने वाली है, ये बात मानो। और दूसरा
किसी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी एक वेलोसिटी होने वाली है, उसको बोलता हूँ यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अजम्पशन रहता है, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ए प्रोजेक्टाइल या फिर मोशन इज टू बी ए प्रोजेक्टाइल, क्या होगा कि आफ्टर लीविंग द इनिशियल पॉइंट, जब एक बार इस पे लात लग गई, एक बार इसको किक कर दिया इस बॉल को, तो आफ्टर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम केवल और केवल इस पे अगर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो दिस मींस इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, अगर फोर्स केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्ट। है ना। बस याद ये रखो कि ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, तो हो गया प्रोजेक्टाइल। अब हम लोगों ने जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग फ्री फॉल, जब हम लोग फ्री फॉल डिस्कस कर रहे थे पिछले चैप्टर में, तो आपको याद होगा वहां पे दो चीजें थी, एक था ये वाला जिसको मैंने बोला था वैक्यूम चैम्बर, ठीक है, और दूसरा उसी के साइड में था एयर। इसमें एक फेदर था और एक हैमर था, इसमें भी एक फेदर था और एक हैमर था, दोनों गिर रहे थे। तो आपने ऑब्जर्व किया था कि व्हेन दे वर फॉलिंग इन द वैक्यूम चैम्बर, तो दोनों के दोनों एक साथ गिर गए थे एट द सेम टाइम। बट व्हेन दे वर फॉलिंग इन एयर, तो फेदर था वो ऐसे झूमता लहराता हुआ नीचे आया और फिर गिरा, और हैमर सीधा गिर गया। टाइम भी फेदर को गिरने में ज्यादा लगा था, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस वाज प्रेजेंट, बिकॉज एयर वाज प्रेजेंट एंड दैट एयर वाज एक्सर्टिंग a resistance on that air was exerting a resistance on feather as well as on the hammer। तो बेटा ये था, देखो हैमर था और फेदर था, तो ये इस पे एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा था, इन पे दोनों पे लग रहा था, और इन्हीं के साथ साथ इन पे फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स यानी कि एयर की वजह से ड्रैग फोर्स भी लग रहा था। वो अपोजिट टू द मोशन, जो मोशन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट लगेगा। जब एयर में आप मोशन करोगे तो एयर क्या करेगी, अपोज करेगी उसको। तो ऐसा मोशन हो गया। क्या ये पार्ट हुआ फ्री इसका फ्री फॉल का पार्ट नहीं हुआ था ना। फ्री फॉल में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 1D मोशन था, 1D था, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन था, या तो ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, बट ग्रेविटी खाली लग रहा था। तो हमने बोला था कि जो एयर में मोशन है वो फ्री फॉल का मोशन नहीं है, फ्री फॉल वही है जहां पे वैक्यूम की बात हो रही है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ भी यही मान के चलेंगे कि केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि बात हो रही है लगभग वैक्यूम में। यहाँ पे एयर का ड्रैग हम नहीं, एयर का ड्रैग नेग्लिजिबल होगा। या तो बात होगी वैक्यूम की, या फिर अगर एयर भी बोल रहे हैं, अगर हम शब्द का यूज भी कर रहे हैं कि एयर है, तो दैट मीन्स वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग। तो एयर ड्रैग की कैलकुलेशन यहाँ नहीं है, केवल और केवल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी से चली ये बॉल, यहां से उड़ेगी, इस रेड कलर के पाथ को ट्रेस करेगी ऐसे, और फिर गिर जाएगी किसी दूसरे पॉइंट पे जाके। तो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैंने दिया पॉइंट ओ, इसको पॉइंट ओ बोल दिया क्योंकि ओरिजिन है जहां से स्टार्ट हो रहा है। एक बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इसको पॉइंट ए बोल दिया, और तीसरे जहां पे पहुंच गए उस पॉइंट को पॉइंट बी बोल दिया। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट हुए। ओ से ए पे जाएगी, ए से बी पे जाएगी बॉल जस्ट आफ्टर किकिंग। तो ड्यूरिंग दिस मोशन आपको पता है कि थीटा इज द इनिशियल एंगल, जिसको बोलेंगे जिस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, फेंकना। जैसे आप लोगों ने स्कूल में या कहीं लैब में देखा होगा, प्रोजेक्टर नाम की एक चीज होती है जिसमें वो इमेज को प्रोजेक्ट करता है, इमेज को या प्रतिबिंब को फेंकता है किसी स्क्रीन के ऊपर, यस सर। तो उसको भी यस प्रोजेक्टर बोलते सर। हैं। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं ना, हम यस इनिशियल सर। पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू थ्रो समथिंग। तो इनिशियली देखो ये ईयरफोन्स थे, मैंने क्या किया, इनिशियली इसको प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे गया। ठीक है, तो शुरू में इसको एक वेलोसिटी दे दी, उसके बाद इसका मोशन खुद से डिसाइड हो रहा है। तो बस, और उस पे केवल और केवल क्या लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स। हाँ, एयर है मेरे आसपास, बट एयर के ड्रैग को मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, एयर का ड्रैग मैं जीरो मान रहा हूँ। और अदर इन अदर टर्म्स कि अगर फिजिकली या साइंटिफिकली ट्रू बात करें, तो वी आर टेकिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन इन वैक्यूम। ठीक है, अगर एयर है तो मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ मोशन इसका। अब इस मोशन को डिसाइड कर रहा है केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D में इसी मोशन का नाम था फ्री फॉल, 1D में इसी मोशन का नाम था फ्री फॉल, 2 डायमेंशन में आप जैसे ही आ जाओगे उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा, 1D में हम लोग 1D की इक्वेशंस यूज कर रहे थे, v इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए
क्या बोल दिया यार मैंने, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस थी स्ट्रेट लाइन में जब बात कर रहे थे, ठीक है। वहां पे ग्रेविटी की बात करी तो वर्टिकली पहुंच गए हम, हाइट को एस को रिप्लेस किया हाइट से, एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया जी से, तो ये हो रहा था मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में और केवल 1D में। जब डायमेंशन था सिंगल डायमेंशन तो उसको बोल रहे थे फ्री फॉल। अब उसी तरीके का मोशन है, बस उसमें एक एक्सिस और ऐड कर दो, ग्रेविटी भी वही है, एंगल बदल गया। जब 90 डिग्री एंगल था वर्टिकली अपवर्ड, अब एंगल को 90 के अलावा कुछ भी कर दो, अब जो मोशन होगा दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, बस इतना ही फर्क, ठीक। अब देखो, अब फिर से स्क्रीन को देखो, मेरे हाथ को देख रहे थे वो बच्चे, स्क्रीन को देखो। अब स्क्रीन पे आपको दिख रही है बॉल, बॉल को किक किया, अब बॉल जाएगी इस रेड कलर के पाथ के अलोंग उड़ती हुई ऐसे, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, एक तो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका सर, दूसरा किस एंगल से फेंका सर, और इस इन दोनों की वजह से आपको कुछ पैरामीटर्स मिलने वाले हैं कि एक ऊंचाई होगी मैक्सिमम ऊंचाई जिसपे ये जाएगी ड्यूरिंग दिस पाथ, तो उस पाथ का जो ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम ऊंचाई होगा उस हाइट को मैं बोल देता हूँ एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट। दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगी, पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जाने में हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्प्लेस कर जाएगी, उसको मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, और उसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। रेंज रेंज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और तीसरी चीज, चौथी चीज बच गई कि कितने देर ये हवा में रही या फिर कितने देर ये ग्राउंड से ऊपर रही। हवा में रही बोलना तो गलत बात है, क्योंकि अगर हवा की बात कर लोगे तो ड्रैग फोर्स आ गया, तो हम क्यों बात करें भाई ऐसी, हम बोलेंगे कि ग्राउंड से कितनी ऊपर रही, कितना टाइम ऐसा था जब ये ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में नहीं थी, तो उसको बोलेंगे फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ान में कितनी देर थी। तो अब पॉइंट ओ से उड़ी और पॉइंट बी पे जाके गिरी, तो इस ड्यूरेशन में जितना भी समय लगा उसको मैंने बोला टी, जनरली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 5-6 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इन्हीं के आपस के रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे और उसी को बोलेंगे इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी किसी बच्चे को ये डाउट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? नो सर। देखो बेटा, 2D में प्रोजेक्टाइल, 1D में फ्री फॉल, यही तो था। देखो अब आपको दिख रहा है, पहले एक बार ये देख लेते हैं फॉर्मली इनकी सबकी डेफिनेशंस, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन या प्रोजेक्टेड, ठीक है, थ्रोन या प्रोजेक्टेड, और आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। जो ऑब्जेक्ट है, जो रिजिड बॉडी जो फेंकी गई, जो ये फेंक रहा था ना मैं ईयरफोन, ये इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं जो आप फेंक रहे हो उसको। और इसी बॉडी के मोशन को क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल का मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस पाथ पे ये गई, देखो ऐसा कर्व्ड सा पाथ ट्रेस करेगी ना, ये पाथ, ये पाथ, इस पाथ को मैं बोलूंगा क्या, ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस पाथ को बोलूंगा ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री। है ना। तो पाथ का नाम हो गया ट्राजेक्ट्री, और ऑब्जेक्ट जो रिजिड बॉडी थी उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और उसी बॉडी के प्रोजेक्ट। या उसी रिजिड बॉडी के मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में पहली बात आती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, किस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका, है ना, उसी को बोल दिया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल पे फेंका उसको बोल दिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर लॉन्च एंगल, किस एंगल पे लॉन्च किया या प्रोजेक्ट किया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल लो या फिर लॉन्च एंगल बोल लो, दोनों ही सही है। हॉरिजॉन्टल रेंज, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, वही हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो अबव ग्राउंड रही, ग्राउंड से अबव रही, ठीक है, या फिर कितना समय उसने फ्लाइट में स्पेंड किया। एयर तो गलत बात है, एयर तो झूठी बात है, एयर को हटा देंगे यहाँ से। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब कितनी उसने मैक्सिमम हाइट अचीव की ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग दिस ट्राजेक्ट्री, जो ट्राजेक्ट्री उसने ट्रेस की, तो उस ट्राजेक्ट्री के ड्यूरेशन में कितनी उसकी मैक्सिमम हाइट रही, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या फिर एच मैक्स। अब देखो ऊपर आपको दिख रहा है एक एनिमेशन सा दिख रहा होगा कि ये कोई बॉल है ब्लू कलर की, वो जा रही है, उस पर अलग अलग टाइम स्टैम्प्स पे हमने ले लिया उसकी वैल्यूज को और उन्हीं को नीचे लिख दिया है।
नीचे लिख दिया है उन्हीं वैल्यूज को। एक बार इसको ध्यान से देखो, पूरे इक्वेशंस को देखो आधे मिनट के लिए। सब लोग एक बार आधे मिनट के लिए इसको ध्यान से देखो। ऊपर आपका मोशन हो रहा है और नीचे उसी उन्हीं उन्हीं टाइम स्टैम्प पे जहां जहां पे वो रुक रहा है डॉट, उन्हीं उन्हीं पे वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, एक्सेलरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है सब। एक बार इनको ध्यान से देख लो, फिर डिस्कस करते हैं। देख लिया, देखो अब, है ना। अब होल पूरा पर्पस क्या था ये चीज दिखाने का, ताकि आप वेलोसिटीज को देख लो और एक्सेलरेशंस को देख लो। अब मैंने आपको बोला कि द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, वर्टिकल प्लेन में वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल प्लेन में वर्टिकली डाउनवर्ड। So this means acceleration due to gravity is acting in vertical plane and vertically downward. That is the only force that is acting on the projectile. प्रोजेक्टाइल पे केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। इसको मैं बोल देता हूँ ए वाई, यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है। अब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को हमेशा, पॉजिटिव वाई को यानी वर्टिकली अपवर्ड को हमेशा पॉजिटिव मान के चलूंगा। ये मेरा अजम्पशन रहेगा ज्यादातर क्वेश्चंस में। ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यही मान के चलेंगे फॉर द सिंप्लिसिटी कि वर्टिकली अपवर्ड इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके बाद ग्रेविटी क्योंकि इससे अपोजिट में एक्ट कर रहा है तो इसलिए माइनस जी लिया। दिस इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल। अब देखो, इनिशियली हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया था वेलोसिटी यू से, जिसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी यू। इस वेलोसिटी यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग। हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या होगा? देखो जी, ट्राइंगल बनाते हैं। ये बन गया हमारा वेलोसिटी का ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी यू को। थीटा एंगल क्या है? थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अब मैंने आपको बताया था कि थीटा के जस्ट सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होता है? साइन थीटा कंपोनेंट। और थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला कोस थीटा कंपोनेंट। तो अब बेटा देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ये था, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस इसके ये वाला है। तो वर्ट यानी कि आप बोलो कि u का x कंपोनेंट, यानी ऐसे बोल दूंगा u x, इसको बोलेंगे u cos थीटा। और ये u y कंपोनेंट है, दैट इज u sin थीटा। तो ये चीजें मुझे मिल गई इस ट्राइंगल से कि यू एक्स इज यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज यू साइन थीटा। ये दो चीजें याद रखो। अब इन दोनों को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा यू एक्स इज यू कोस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी थी या प्रोजेक्शन की वेलोसिटी थी। उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया यू एक्स जिसको बोलते हैं यू कॉस थीटा, और दूसरा हो गया यू साइन थीटा जो वर्टिकल में कर रहा है। ये हो गया पहला जहां से स्टार्ट हुए। ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको पॉइंट ए बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे हाइट रहेगी मैक्सिमम। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की हाइट जो है वो है एच मैक्स के बराबर, यानी इसको बोल देता हूं एच मैक्स। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो हाइट मैक्सिमम है यहाँ पे। अब मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपको एक चीज ध्यान रखोगे कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर, अच्छा आप लोग मेरे को बताओ कि मैक्सिमम जब हाइट होगी तो क्या इसके पास पॉसिबिलिटी होगी कि ये ऊपर जा सके, ये प्रोजेक्टाइल थोड़ा और ऊपर जा सके? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? पॉइंट ए पे, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए पे हाइट मैक्सिमम है, तो क्या ये इससे ऊपर जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम हाइट है। बट अगर ध्यान से देखो यार, अगर कोई बॉल मैंने या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तो क्या करेगा वो? एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हमने फ्री फॉल में स्टडी किया था कि वो जाएगा जाएगा फिर ग्रेविटी उसको स्लो डाउन कर देगी। एक पॉइंट आएगा जब ये रुक जाएगा और इसी पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम है, फिर ये नीचे आएगा। तो जो पॉइंट ये था जहां पे हाइट मैक्सिमम थी, उस पॉइंट के ऊपर ये था ना कि अब वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो हो गई, क्योंकि जीरो हो गई तभी तो रुका है, नहीं तो रुकता नहीं।
तो दिस मीन्स कि जब हमारी हाइट मैक्सिमम होगी वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। दिस मीन्स कि साइन कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी विल बिकम जीरो, साइन कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी विल बिकम जीरो। और या फिर बोले कि उस इंस्टेंट पे थीटा वैल्यू जो थी, जिसको हम ऐसे एंगल ले रहे थे विद हॉरिजॉन्टल, तो वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी उसका एंगल जो है वो जीरो हो गया इस टाइम। ये चीजें हो सकती है अलग अलग नजरिए से देखने का। अब पॉइंट बी, इधर देखो थर्ड पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि ग्रेविटी अब सेकंड हाफ जो मोशन था इसका आफ्टर ए यानी ड्यूरिंग डिसेंड, पहला क्या होता है एसेंट, एसेंट मतलब चढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में एसेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिसेंड। तो जब ये जा रहा था ऊपर तो आपकी वेलोसिटी क्या करती, डी एक्सेलरेट कर रही थी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो घटती हुई जा रही थी, एक पॉइंट आया वो जीरो हो गई, उस पे हाइट आई मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल की, उस हाइट को मैंने बोल दिया एच मैक्स, और बाकी उसके आगे का मोशन हुआ उसमें क्या हुआ, जीरो हो गई थी सर, अब नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, तो अब एक्सेलरेट कर रही है ड्यूरिंग डिसेंड, जो डिसेंड का मोशन है यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, इस एक्सेलरेशन को बोल दिया जी ही होगा, जी ही होगा उसका वैल्यू तो, बट उसकी वजह से जो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई कंपोनेंट था वो भी वो हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव वाई में, नेगेटिव डायरेक्शन वाई डायरेक्शन उसमें एक्ट कर रहा है, दैट इज माइनस यू साइन थीटा। तो ये आपको इक्वेशंस नजर आई। अब देखो इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम लोग अब डिराइव करेंगे, ये कहानी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू चाहिए। ये देखो अब यही फिगर है, इसको ध्यान रखोगे, ये कंपोनेंट थे इनको ध्यान रखोगे, इसके बेसिस पे यहाँ देखो ये वही फिगर है जो पिछला हमने देखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई विल बी यूजिंग, आई विल बी यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करना चाह रहा हूं, कहां पे, वाई डायरेक्शन में, केवल और केवल वाई कंपोनेंट्स पे, केवल और केवल वाई कंपोनेंट्स पे यूज कर रहा हूँ, इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना यार, ऐसी कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर खाली मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वाई कंपोनेंट्स के लिए यूज कर रहा हूँ केवल, यानी वाई डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। ठीक, तो अब क्या करूंगा मैं, पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए, बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, ओ एंड ए के बीच में अगर आप एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हो तो बताओ वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का एट एट इनिशियल पॉइंट, देखो बिटवीन ओ एंड ए कर रहा हूं तो यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा वाई कंपोनेंट ओ पे, यू साइन थीटा, उसको यू साइन थीटा रख दिया। टी टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने बोल दिया कि मैं कैपिटल टी बोलूंगा, कोई बात नहीं कैपिटल टी रख दिया। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसलिए माइनस जी रख दिया ए वाई को, और टी को टी रख दिया, और ये आपको एक इक्वेशन मिली कि जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इससे आपको सोल्व करने के बाद मिला टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये पहली इक्वेशन है जिसको आपको रटना है, टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, सारी बात सही है, बस एक बात ये बता दो कि एस वाई इक्वल्स टू जीरो क्यों आया, एस वाई इक्वल्स टू जीरो क्यों आया, एस वाई इक्वल्स टू जीरो क्यों आया, कुछ गलत बता दिया क्या मैंने, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अरे रुको रुको, तुम्हें पहले पॉइंट ये बता दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ए नहीं होगा, पॉइंट ए ओ एंड बी, ओ एंड बी के बीच में लगा रहा हूं मैं, तो यू तो ठीक है सेम था, बट हाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अब बात आ रही है, एस वाई इक्वल्स टू जीरो क्यों आया, अब बताओ, वी वर डीलिंग बिटवीन पॉइंट ओ एंड बी, ओ और बी के बीच में बात कर रहे हैं, तो ठीक है इनिशियल वेलोसिटी तो यू साइन थीटा ही रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट टी ही रहेगा, जी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, बस अब बात आ गई एस वाई जीरो है। देखो बेटा जब पॉइंट ओ पे था, व्हेन द प्रोजेक्टाइल वाज एट पॉइंट ओ, ऑब्जेक्ट को ही तो प्रोजेक्टाइल बोल रहा था, तो जब ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ओ तो उसका हाइट क्या था, जीरो था, जीरो। क्योंकि ग्राउंड पे था, ग्राउंड से चला और ग्राउंड पे ही लौट गया, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड से चले तो हाइट जीरो थी, फिर उठा हाइट कुछ गेन की और फिर फाइनली जाके कहाँ गिर गया, ग्राउंड पे ही गिर गया, तो फिर भी फाइनल जाके उसकी हाइट क्या हो गई, जीरो। और हाइट ही तो होती है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, अरे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होता है, हाइट,
तो इनिशियल हाइट भी 0 थी और फाइनल हाइट भी क्या हुई? 0। 0। फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मिलेगा, तो 0 ही तो हुआ भाई। फाइनली भी यस 0 पे थे, लौट के बुद्धू यस घर को आए, घर पे ही थे, घर पे आ गए, तो क्या बच गया? एस वाई इक्वल्स टू 0 बच गया भाई, है ना? वाई इक्वल्स टू 0 बच गया। तो दिस मीन्स कि वी आर टॉकिंग बिटवीन, मैंने पहले आपको गलत बता दिया शायद फ्लो में, कि ओ एंड ए, ओ और बी के बीच में लगाया हमने इक्वेशन, बाकी सब सेम ही लगेगा, कंसेप्ट सेम ही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। बाकी सिर्फ एस वाई के अंदर डिफरेंस आएगा, दैट इज कि ओ और बी के बीच में एस वाई क्या है? एच 0 था, 0 ही रह गया, तो 0 माइनस 0 0, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एस वाई, और एस वाई की वैल्यू 0, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 रहा बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। जब पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस मीन्स की डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, खाली हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दिस मीन्स मैंने एस वाई को 0 रख दिया बेटा, और इनको सोल्व करने के बाद आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब ये कहानी मैंने करी क्यों? क्योंकि मुझे टी चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको यूज किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे फॉर्मूला मिल गया, किस किस के टर्म्स में? देखो, जो नॉन वैल्यूज थे उनके टर्म्स में मुझे अननोन की वैल्यू मिल गई। नॉन क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंकूंगा मुझे पता है, किस एंगल पे फेंकूंगा मुझे पता है। जी की वैल्यू मुझे वैसे ही पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी 9.816, या फिर क्वेश्चन में दे दे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे पता थी। अब मुझे पता करना था कि टाइम कितना लगेगा उसके पूरे के पूरे ट्रेजेक्टरी को ट्रेवर्स करने में, पूरे के पूरे ट्रेजेक्टरी को कवर करने में, उस प्रोजेक्टाइल को कितना समय लगने वाला है, उस टाइम को मुझे फाइंड आउट करना था। तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यूज। नोन था यू साइन थीटा एंड जी। थीटा पता है तो साइन थीटा निकाल लोगे, यू पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, और जी पता है तो जी से डिवाइड भी कर लोगे। तो टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, पहला इक्वेशन आ गया, इसको याद करना है। प्रोजेक्टाइल में इसको याद करे बिना जिंदगी सफल नहीं होगी। तो ये तो पहली इक्वेशन तो याद करनी है। उसके बाद देखो, अब क्या करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस इक्वेशन को मैं लगाऊंगा बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में, पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में लगाओ। तो ओ इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। ओ इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है। तो देखो बेटा, फाइनल पॉइंट ओ जो वो है ए है। अब यहाँ भी वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, सारी की सारी कहानी वाई में है। तो पॉइंट ए के ऊपर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे क्या है? 0। क्योंकि अगर 0 नहीं होगी वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो और ज्यादा हाइट पे जाएगा, और नहीं जा रहा, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको, यानी वी वाई, उसको बोलूंगा 0 है सर। आ गया। दूसरा यू वाई, यू क्या है? इनिशियल पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये तो हमने निकाली थी कि यार, ये तो यू साइन थीटा के बराबर थी, याद है मुझे, ये यू कोस थीटा के बराबर थी। तो यू साइन थीटा इसको रख दूंगा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 2as, 2 एज इट इज रख लिया, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, तो उसको माइनस जी रख दिया, तो माइनस 2g एच मैक्स। अब एस वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए। अब ए को मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो ओ से ए पे जाएगा तो कितना जाएगा वाई एक्सिस में? एच मैक्स के बराबर जाएगा। भाई यहाँ था इस लेवल पे, इस लेवल पे पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच में गैप क्या है? एच मैक्स, उसको रख दिया यहाँ पे। ये इक्वेशन मिली, उसको सोल्व करने लगा तो मुझे मिल गया एच मैक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नॉन वैल्यूज। नॉन था यू, नॉन था थीटा, नॉन था जी, जी की वैल्यू भी पता थी, यू की वैल्यू भी पता थी, और थीटा की वैल्यू भी पता थी। तो इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थ्री वैल्यूज आई वाज एबल टू फाइंड आउट एच मैक्स। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? दिस कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इसका डेरिवेशन हो गया। तो दो चीजें पता चल गई, टाइम कितना लगेगा और हाइट कितनी मैक्सिमम अचीव करेगी प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी। अब पहली बार मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है। वर्टिकल में तो मैंने देख लिया, अब हॉरिजॉन्टल में भी तो कुछ घटना हो रही होगी ना इस प्रोजेक्टाइल के साथ। हॉरिजॉन्टल में ये एक डिस्टेंस ट्रैवर्स करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज द एक्सेलरेशन, द फोर्स that was acting due to acceleration is only in the vertical direction.
तो आप एक बात बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि द ओनली एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। कुछ बॉडीज, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहते हैं, जो बॉडीज जो जो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो चलते ही रहना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट रुके हुए हैं वो रुके ही रहना चाहते हैं। दिस इज द इनर्शिया ना। पहला होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि चलती हुई चीजें चलती ही रहना चाहती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू देम। रुकी हुई चीजें रुका ही रहना चाहती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू देम। तो देखो, इनिशियली पॉइंट ओ पे ये प्रोजेक्टाइल क्या चल रहा है, यू कोस थीटा वेलोसिटी से चल रहा था, यू कोस थीटा वेलोसिटी से चल रहा था। अब मैंने इस पे वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाया, बट एक्स डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, ना कोई एक्सेलरेशन है ना कोई आउटसाइड फोर्स है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल को तो मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज करने वाला कोई फैक्टर है? बताओ, कोई ऐसी चीज है जो उसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा यार, नहीं करेगा। जो वेलोसिटी इनिशियली थी ओ पॉइंट पे वही रहेगी, पॉइंट बी पे जाएगी, पॉइंट बी पे जाके भी वही वेलोसिटी रहेगी। क्या रहेगी? यू कोस थीटा। तो यू कोस थीटा ही थी, यू कोस थीटा ही रही, क्योंकि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स वाज एब्सेंट। तो हमने बोला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो हमें 1D मोशन से ही पता है। तो सर ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में। उसको मैं रेंज बोल रहा हूँ, और इसी रेंज को फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दूं? तो लिख दो। वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? यू कोस थीटा। उसको मैं बोला हूँ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना समय ये हवा में रहा या कितना समय ये ग्राउंड से ऊपर रहा, उतना ही समय तो ये ट्रावर्स करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वही लिखा यू एक्स इंटू टी। इसको मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स था यू कोस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने इक्वेशन 1 से डिराइव किया था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, यू कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और सोल्व करने पे आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल रेंज भी अननोन था, उसको भी आपने प्राप्त कर लिया इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यूज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो तीसरी इक्वेशन बेटा ये आ गई। पहली, दूसरी और तीसरी तीनों को कंठस्थ करो, एकदम दिल दिमाग खून में घुसा लो, फिर आप लोगों से प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैंडेटरी है, सेकंड इक्वेशन फिर भी आप डिराइव कर सकते हो समाउ, थर्ड इक्वेशन इस छोटू इक्वेशन से मिल सकती है, लेकिन 2u साइन थीटा अपॉन जी आपको याद होना चाहिए, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g भी याद रख लोगे तो और अच्छा। ठीक है, और तीसरा ये तो मिल जाएगा इस छोटू इक्वेशन से, r इक्वल्स टू यू एक्स टी से। और बाकी जिन बच्चों को इतना कर पाओगे कि इससे ये निकाल पाओगे, वो तो फिर सारी ही डिराइव कर लोगे, आप एक बार ड्रॉ कर लोगे, आपको सब याद आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डाउट है तो पूछो, नहीं तो तुम पे एक क्वेश्चन फेंकूंगा मैं अब। पूछो। ठीक है, तो डाउट नहीं है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। देवियों सज्जनों, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे केबीसी वाला ट्यून भी ऐड कर दूं तो मैं, यार कैसा मजा आए। करो इसको एक बार, ट्राई कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। An arrow is shot into air
its range is 200 meter and its time of flight is 5 seconds. If acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second square, then horizontal component of the velocity of the arrow is. You have to find out the horizontal component. ठीक है जी, horizontal range दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो। इस क्वेश्चन का प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी डराने के लिए लिखा हुआ है। देखो फॉर प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लिख देता हूँ, अगर कोई बच्चा उनसे निकालना चाहे तो। टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड तीसरी क्या चीज होती है, अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है बेटा, थीटा। इन फॉर्मूलाज यस का सर। इस्तेमाल करते हुए निकाल लो, या फिर कोई और छोटू फॉर्मूला था उससे निकाल लो। यस सर। सर हो गया। हो गया, सर हो गया। हो व्हाट इज द गया। आंसर? यस डाल सर। दिया वैसे बच्चों ने। सी कितने बच्चों को? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर। कैसे निकाला, इनमें से कोई फॉर्मूला यूज हुआ? नो सर। नहीं हुआ नो ना। सर। देखो यस सर। क्या पूछ रहा है बेटा, एक एरो था, इट इज शॉट इन टू द एयर, कहीं फेंको कोई दिक्कत नहीं है अब हमें, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहे। अगर प्रोजेक्टाइल होता तो इस एयर को एज्यूम कर लेते कि वैक्यूम की बात हो रही है, या फिर ये एज्यूम कर लेते कि हम यहाँ पे एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स रेंज इज 200 मीटर, ठीक है जी, ऐसे फेंका, ऐसे उड़ के गया। रेंज क्या होती है? जो ग्राउंड लेवल के ऊपर ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, या उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं बोलता हूँ रेंज के बराबर। अब ये मुझे दिया है आर इक्वल टू 200 मीटर जी। टाइम ऑफ फ्लाइट की कितनी देर ये फ्लाइट में रहा, टी इज इक्वल टू 5 5 सेकेंड दे दिया। सेकेंड। अब मेरे से पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो यार ठीक है यार, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें पता है कि u cos थीटा के बराबर होता है, बट कुछ भी हो, ये ux के बराबर होता है, मान लो मैंने बोल दिया। अब इतनी दूरी तय की गई, 200 मीटर की दूरी तय की गई 5 सेकंड में, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कुछ भी रहा हो, हॉरिजॉन्टल रहे, कोई भी कंपोनेंट रहे, सिंपल एज दैट, 200/5 खत्म। यस सर। हॉरिजॉन्टल में 200 कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो कितना हुआ 200/5, मतलब 200/5 40 मीटर पर सेकंड ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में, हो गया। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन शायद यहाँ दिया हुआ है फॉर्मूले से, तो आपको शॉर्टकट तो समझ आ गया कि ऐसे ही होएगा। बाकी फॉर्मूले से करना चाहो तो रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर पता नहीं कुछ कुछ करके आप कुछ कर लो, और फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ नहीं होगा, आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर, आर आपको दिया हुआ है ना, तो आपको क्या इसको सोल्व करने से आपको ज्योमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन से ये मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तक आ जाओगे, ठीक है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आपने इसमें से सेपरेट आउट कर लिया, 2u sin थीटा अपॉन जी। फिर क्या करोगे, इसकी जगह 5 सेकंड रख दोगे, और ये 200 था, तो u cos थीटा आपको पता है कि दिस इज ux, बस। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है जबरदस्ती फॉर्मूला यूज करने का, नहीं तो आपको सीधा पता ही चल गया। कितने बच्चे अब कर लोगे, कितने बच्चे अब कर लोगे, जिनका हो गया वो भी हैंड रेज करो, जो कर लोगे इसको सॉल्यूशन को देख के वो भी हैंड रेज कर लो। मतलब मेन ये है कि कंसेप्ट कितने बच्चों को ये ठीक ठाक समझ आ गया, ठीक है। बाकी बस ये वही 9 बच्चे बच गए यार, हर हर रोज यही बच्चे आते हैं। काजल बेटा, आप क्लास में अभी काफी दिन बाद आए हो क्या, शायद आज मुझे लग रहा है। काजल कश्यप, यस सर। है ना, काफी दिन बाद आप आए हो शायद, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर 2 ठीक है दिन भाई नहीं जिन, लगाई थी क्लास, पहले तो लगाती हाँ, थी। तभी तो मेरे को याद रहता है, थोड़ा थोड़ा नाम सबके याद रहते हैं। देखो अब प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट सबको समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूले आप याद करो पहले, और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन तो सिंपल है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश का खेल है, बस इसको करो आ जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल का पहला सवाल आपके पास आ रहा है, ये वाला, इसको करो, इसको करो, फिर से फॉर्मूले लिख देता हूँ जिनको याद नहीं है उनके लिए, बट इस क्वेश्चन को करो सब लोग।
जिनका आंसर आ जाएगा खाली वही बच्चे हाथ ऊपर रखेंगे। सिक्सटी डिग्री। वाह, तो मजा आ कर गया। लिया। y इक्वल्स 60 टू यस एंड 60 डिग्री, मतलब क्या हुआ कि कैच भी कर पाएगा और 60 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो कर लेगा, यस सर। यस सर। है ना। यस सर। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद द स्पीड ऑफ वी नोट स्पीड से बॉल को फेंका गया एट एन एंगल थीटा। ठीक है जी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी आपको दी वी नोट, प्रोजेक्शन एंगल आपको दिया थीटा। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एक बंदा साइकिल लेके चलता है, यानी एक साइकिलिस्ट चलता है किस वेलोसिटी से, वी नोट बाई टू से, तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है वी नोट बाई टू से टू कैच द बॉल। तो उसका उद्देश्य क्या है कि जब वो बॉल ऊपर गई है, वो नीचे गिरेगी तो मैं उसको कैच कर लूंगा। उस उद्देश्य से, उस एम को लेकर वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है जी। ठीक है। विद द पर्सन टू बी ओके, हाँ, विल द पर्सन बी एबल टू कैच, क्या वो उसको कैच कर पाएगा। ठीक है, एक सवाल ये। दूसरा, अगर हाँ तो कितने एंगल पे उसको लॉन्च किया जाए कि वो उसको कैच कर ले, यानी थीटा की वैल्यू बताओ कि किस पे आपको लॉन्च करना है। अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, ये ऐसे जाएगी बॉल, ठीक है, और इसके हॉरिजॉन्टल के साथ साथ साइकिलिस्ट जाएगा ऐसे, साइकिलिंग करता हुआ इधर से। ठीक है, तो दोनों का मिलन होना है पॉइंट बी पे। पॉइंट ओ से चले, ऊपर पॉइंट है कुछ भी आते रहे, और पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे अगर इनका मिलन हो जाता है तो आपको थीटा वैल्यू बतानी है कि यहाँ से जिस वेलोसिटी से आपने लॉन्च किया, तो ये थीटा कितना था जिस पे आप लॉन्च करना चाहोगे कि ये दोनों के दोनों जाके बी पे मिल जाए। तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी इधर दे रखी है वी नोट बाई टू के बराबर, कि वी नोट बाई टू के कांस्टेंट स्पीड से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जा रहा है साइक्लिस्ट। तो हमारा एम है कि ये दोनों के दोनों मिल जाए बी पे। तो अब देखो, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट के बराबर होगा तभी ऐसा होगा मिलन। ये हमारा कंडीशन है ना। ये दोनों के दोनों जब सेम होंगे, देखो आपका ये प्रोजेक्टाइल तो ग्रीन पाथ के ऊपर जाएगा, जो हरे रंग का पाथ है। अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल है तो उस समय पे बिल्कुल यहाँ पे रहेगा साइक्लिस्ट। फिर प्रोजेक्टाइल मान लो ए पे पहुंच गया तो उसके जस्ट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट पे रहेगा साइक्लिस्ट। फिर कुछ और आगे चला गया तो फिर इसके बिल्कुल नीचे रहेगा साइक्लिस्ट। और फिर दोनों के दोनों जाके ये बॉल यहाँ आ जाएगी, साइक्लिस्ट भी यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों का मिलन हो गया, दिस मीन्स कैच कर लिया। अब यही एक कंडीशन पॉसिबल है। तो दिस मीन्स मैं सेफली बोल सकता हूं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो कि इसको बराबर होना पड़ेगा वी नोट बाई टू के। ठीक है, तो ये भी मुझे पता है कि वी नोट कोस थीटा होता है। भाई ये तो मैं ड्रॉ करता हुआ आया हूं ना आज तक। ये दिस मीन्स कि थीटा ये था, ये वी नोट है, तो ये वर्टिकल तो वी नोट साइन थीटा हो गया जी, और ये हॉरिजॉन्टल है वी नोट कोस थीटा। तो ये पता चल गया कि वी नोट कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट के बराबर, जो मुझे वी नोट बाई टू दिया है। वी नोट से वी नोट उड़ा दो, कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। तो कब होगा ऐसा थीटा की वैल्यू जहां वन बाई टू हो कोस थीटा, वो थीटा होगा 60 डिग्री। कोस 60 इज इक्वल टू वन बाई टू। अब अब देखो यहाँ पे हमने ऐसा किया क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस एब्सेंट था दोनों के दोनों केस में। प्रोजेक्टाइल तो हमारा एक्सेलरेट करता ही नहीं एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि उस पर केवल और केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड में। और साइक्लिस्ट के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी, साइक्लिस्ट भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो ऐसा चला, इसके बिल्कुल नीचे नीचे ही चल सकता था। अगर साइक्लिस्ट के पास एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होता तो कुछ और इक्वेशन बनती, कोई और क्वेश्चन बनता, थोड़ा डिफिकल्टी और हाई हो जाता, फिर वो नीट के लेवल से निकल जाता। तो सही है। अब कितने बच्चों को ये समझ आ गया, कितने कर लोगे इसको। ठीक, इसका सॉल्यूशन इसके पीछे दिया हुआ है, ये तो मैंने समझा दिया संक्षिप्त में, इसके पीछे दिया हुआ है, देख लेना। अब एक और क्वेश्चन करो, ये वाला करो, जिसका कंप्लीट हो जाए वो हैंड रेज करना।
हाँ जी बताओ बेटा आंसर क्या है चैट बॉक्स में, ए बी सी या डी, इन द चैट बॉक्स, ए बी सी या डी। C. सी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का सी आया है शाबाश। यहाँ पे Yes, sir. समझदार बच्चों की संख्या ज्यादा है, बहुत चीता लोग बहुत हैं Yes, इस बैच में। yes, sir. चीता, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, जिनका नहीं हुआ या जो कर रहे हो अभी, इतना ही समय लगना चाहिए इसमें जितना दिया गया। टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो अलग अलग बॉडीज है, एक को फेंका 45 डिग्री पे, एक को फेंका 60 पे। दिस मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले का था 45 डिग्री, दूसरे का था 60 डिग्री। अब इफ बॉडीज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट, मतलब उनकी जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो सेम है दोनों के केस में, यानी एच मैक्स दोनों के केस में बराबर है, देन फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज विद विच दे आर थ्रोन। आपको इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। ठीक है बेटा। अब मैं दो केसेस ले लेता हूं। मान लो एक था थीटा वन वाला केस यानी 45 डिग्री, दूसरा है थीटा टू वाला केस यानी कि 60 डिग्री बोल दिया इसको। अब आपको दिया है कि यहाँ पे H1 मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट को, और यहाँ पे H2 मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट को। ठीक है। तीसरी चीज क्या दी हुई है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज। तो थीटा वन वाले में मान लो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, थीटा टू वाले में इनिशियल वेलोसिटी v2 थी। अब मुझे दिया गया है दे अटेन द सेम वर्टिकल हाइट। सेम वर्टिकल हाइट का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में गिवन है H1 इज इक्वल टू H2। एच मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे है, H1 की वैल्यू लिखने लगूं तो वो आएगी किसके बराबर, V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा 45 है, डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। और यही किसके बराबर है, H2 के। तो देखो इस क्वेश्चन में ये 2g से 2g उड़ा दूंगा मैं, V1 बच गया, V2 बच गया, साइन स्क्वायर बच गया। अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ से मिटा देते हैं फॉर्मूला को, यहाँ से आएगा, इसी इक्वेशन को लिखोगे तो V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब V1 के नीचे V2 ले आता हूं तो V1 बाय V2 स्क्वायर स्क्वायर लिख लो ऐसे, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, साइन 60 इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू √3/2। साइन 45 इंटू साइन 45, तो साइन 45 इज 1/2, 1/√2 सॉरी, 1/√2 सॉरी सॉरी सॉरी, 1/√2 इंटू 1/√2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है V1/V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 3/2। ये क्या है, V1/V2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप अंडर रूट ले लो तो आपको मिल जाएगी V1/V2 की वैल्यू, जो कि होगी अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर, है ना। Okay, sir. तो अब देखो यहाँ पे दोनों चीज आ सकती है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। इससे फर्क क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। अगर प्लस डायरेक्शन में रहेगी तो दोनों की प्लस का मतलब है कि दोनों की दोनों वेलोसिटीज एक ही दिशा में है। माइनस रहेगी तो एक एक साइड रहेगी, दूसरी दूसरी साइड रहेगी। बट हमें कोई की प्लस दिया है तो ऑप्शन तो हमें सी मिल गया, ठीक है। बट अगर ये प्लस और माइनस का खेल रहा होता तो मैं दिखाता हूँ वो कैसा रहता आपको। ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ठीक है जी। एक वेलोसिटी इस दिशा में होती किसी एंगल से 45 से, दूसरा इधर फेंकते तो इधर आ जाती, बस वेलोसिटी की दिशा बदल जाती, हाइट दोनों की सेम रहती। ठीक है, समझ रहे हो ना यार। एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, दूसरी नेगेटिव में, तो उस केस में हमारा -√3/2 आ सकता था। अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिनको आ गया होगा उनको आ गया होगा समझ, वो थोड़ा एक लेवल अप था। जिनको अब नहीं आया उनको रिवीजन क्लासेस में समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कर पाए इसको तुम लोग।
इसका सॉल्यूशन ये दे रखा है। अब एक क्वेश्चन और कर दो, क्वेश्चन नंबर 3, और फिर फटाफट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और कर दो बेटा। सबके हाथ नीचे कर दिए, जिनका हो जाए वो खाली वही बच्चे हैंड रेज करना। Four bodies P, Q, R and S are projected from ground with equal velocities having angle of projection 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एवं 60 डिग्री with the horizontal respectively. The body having shortest range is, तो चारों में से किसका शॉर्टेस्ट रेंज, रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम होगा यानी शॉर्टेस्ट होगा। प्रोवाइडेड दे आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनका प्रोजेक्शन वेलोसिटी चारों का सेम है। रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात तो ये हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, कैसे पता है, क्योंकि हमने डिराइव किया है, और दूसरा दूसरा हमने रट भी लिया है इसलिए पता है। और ux क्या था, ux था सर कोस कंपोनेंट, u कोस थीटा। इसको पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, t को भी पुट कर दो, और अगर किसी को रेंज ही याद है तो सीधी बात है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब मुझे गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दिस मींस कि u इज सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, और g तो सबके लिए सेम है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट क्या ये तो हमारे लिए भी सेम है। तो u स्क्वायर बाय जी, ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट, ये चारों के चारों में सेम है। अब वेरिएबल क्या बच गया, किस चीज में फर्क आएगा, केवल और केवल साइन 2 थीटा, सिर्फ ये चीज है जिस पे हमारा आंसर डिपेंड करेगा। तो आप बताओ कि जब साइन 2 थीटा ज्यादा होगा जब ही तो हमारा रेंज की वैल्यू ज्यादा होगी, जब साइन 2 थीटा बढ़ेगा उसी हिसाब से रेंज बढ़ेगी। साइन 2 थीटा मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ये भी याद रखो। तो अब आप देखो थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन 2 थीटा मैक्सिमम है, या थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन 2 थीटा मिनिमम है। जिस थीटा की वैल्यू पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मिनिमम रहेगी उसी पे मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम रहेगा। जहां पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी उसी थीटा की वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम रहेगा। देखो बेटा, अब हमें दिया गया थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये चारों हमारे पास चॉइसेस है। पहला है थीटा की वैल्यू 15 डिग्री, थीटा के थीटा इज 15, तो 2 थीटा कितना हुआ, 2 थीटा कितना हुआ, थीटा की वैल्यू 15 है तो 2 थीटा हो गया 30 डिग्री, 30। और साइन ऑफ 2 थीटा क्या हो गया, साइन ऑफ 30 डिग्री, क्या होगा 1/2। ठीक है, जब थीटा 15 था तो ये आया 1/2, थीटा 30 था तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2, थीटा 45 था तो साइन ऑफ 90 इज 1, क्योंकि 2 थीटा, थीटा 45 होगा तो 2 थीटा 90 हो जाएगा, साइन ऑफ 90 इज 1, 60 था तो फिर से √3/2 आएगा। अब ये याद रख लेना कैसे आएगा, साइन 60 का डबल करोगे 120, तो साइन 120 फाइंड आउट करना है। ये क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 + 30। 90 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे थे, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट स्कूल वाला होता है, स्कूल मतलब साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मतलब वैल्यूज आप निकालोगे अप्रोप्रिएट वो देख के ग्राफ, तो आपको मतलब क्या बोलते हैं यार, क्वाड्रेंट देख के निकालोगे तो √3/2 मिलने वाले। तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम था 1/2, उसके बाद आया √3/2, ये फिर √3/2 और ये 1। तो इनमें से शॉर्टेस्ट रेंज होगी जब थीटा 15 रहेगा, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ मिनिमम है, दैट इज 1/2।
मैक्सिमम रेंज तब रहेगी जब थीटा रहेगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 है और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। तो इससे ये भी पता चला कि अपार्ट फ्रॉम एनी अदर थीटा, थीटा उसके अलावा कुछ भी हो, मैक्सिमम रेंज हमें 45 डिग्री पे मिलने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाउट है तो पूछ लो, या फिर ये बताओ कितने बच्चे यहाँ पे कर पाए इस क्वेश्चन को।